A very good evening to all my dear students of class 12th। आज हम इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर आए हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने शुरू किया था उसके अगले पार्ट का वीडियो आज हम लेकर आए हैं और आज हम इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? कंजम्पशन गुड्स का मतलब वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर के डिमांड को पूरा करते हैं। जैसे ये घड़ी, ये जो मैंने पहनी हुई है, ये कंजम्पशन गुड्स है बिकॉज डायरेक्टली इसको मैं परचेज कर रहा हूं और ये मेरी डिमांड को पूरा कर रहा है। ये टी शर्ट जो मैंने पहना हुआ है, ये भी कंजम्पशन गुड्स है बिकॉज ये मेरे डिमांड को पूरा कर रहा है। टीवी, फ्रिज, फर्नीचर जो कंज्यूमर अपने घर के लिए खरीदता है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन गुड्स, जो डायरेक्टली हमारे नीड्स को, हमारे डिमांड्स को पूरा करता है। टीवी, फ्रिज, बाइक, एसी, रेफ्रिजरेटर, all these things that directly cater to the demand of a consumer। ये सब हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारे डिमांड्स को। एसी हमारे गर्मी में हमको ठंडा रखने की डिमांड को पूरा करता है। टीवी हमारे एंटरटेनमेंट क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करता है। टी शर्ट, जीन्स और अलग अलग टाइप के कपड़े, ये हमारे फैशन के डिमांड को पूरा करता है। फूड हमारे हंगर के डिमांड को पूरा करता है। मोबाइल, गैजेट्स, ये सब हमारे लग्जरी आइटम्स को और बेसिक एमिनिटीज को पूरा करता है। तो कहने का मतलब है जो गुड्स हमारे नीड्स को, हमारे डिमांड्स को डायरेक्टली पूरा करे, फुलफिल करे, उसे हम कहेंगे कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स जो कंजम्पशन गुड्स बनाने के काम आते हैं। मतलब ये घड़ी किसी फैक्ट्री में किसी मशीन से बनी है, ये एसी किसी फैक्ट्री में किसी प्लांट में प्रोडक्शन हुआ है, इसका मैन्युफैक्चर हुआ है। जो टी शर्ट, जीन्स आप पहनते हैं वो भी किसी फैक्ट्री में बना है। जो कार्स, बाइक्स हम यूज करते हैं वो भी किसी फैक्ट्री में बना है। यानी जो भी कंजम्पशन गुड्स, जो भी कंज्यूमर गुड्स हम यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, ये किसी ना किसी प्लांट, किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। तो वो सारे जो फैक्ट्रीज हैं, वो सारे जो प्लांट्स है, वो सारे जो मशीनरीज है जो कंजम्पशन गुड्स बनाने के काम आती हैं, उसे कहते हैं कैपिटल गुड्स। और एक बात, कैपिटल गुड्स को आप बार बार यूज कर सकते हैं और कैपिटल गुड्स का जो डिमांड है वो डिराइव्ड होता है। कैपिटल गुड्स का जो डिमांड होता है वो डिराइव्ड होता है और कंजम्पशन गुड्स का जो डिमांड होता है वो डायरेक्ट होता है बिकॉज ये डायरेक्टली हमारी नीड को पूरा करता है। पर कैपिटल गुड्स का डिमांड डिराइव्ड होता है। कैसे समझते हैं? हम तो इस घड़ी का यूज करेंगे, हम मोबाइल फोन का यूज करेंगे, हम टीवी का यूज करेंगे, हम एसी का यूज करेंगे, हम इसको खरीदेंगे एज अ कंज्यूमर। लेकिन आप बताइए, एज अ कंज्यूमर क्या हम एसी की फैक्ट्री को परचेज करेंगे? एज अ कंज्यूमर क्या हम टी शर्ट जिस मशीन में मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या हम उसको परचेज करेंगे? क्या कार बनाने की जो फैक्ट्री में जो मशीनें लग रही हैं, क्या हम उसको परचेज करेंगे? नहीं, एज अ कंज्यूमर हम उसको परचेज नहीं करेंगे। हम परचेज करेंगे उन मशीनों से बनने वाले प्रोडक्ट्स को। यू विल यूज एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक्स, कार, एटसेट्रा। बट एज अ कंज्यूमर यू विल नॉट परचेज द मशीन्स on which these goods, the direct consumption goods are being made। तो इनका डिमांड, जो कैपिटल गुड्स का डिमांड है, ये कंजम्पशन गुड्स के ऊपर है। अगर एक पर्टिकुलर मोबाइल वो एक फैक्ट्री में बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, अब उस मोबाइल का मार्केट में डिमांड खत्म हो गया, इसका मतलब उस मोबाइल को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। तो मुझे बताइए, क्या जो फैक्ट्री ओनर है, जो बिजनेस है, क्या अब वो मोबाइल जिस मशीन में मैन्युफैक्चर हो रहा था, क्या उसको खरीदेगा? क्या उसको रिपेयर करवाएगा? क्या और नई मशीन्स मंगवाएगा? नहीं मंगवाएगा। क्यों? क्योंकि उससे बनने वाले मोबाइल्स का यूज ही खत्म हो गया। जब मार्केट में मोबाइल का डिमांड नहीं है तो वो जिस फैक्ट्री में बन रहा है, जिस मशीन में मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस मशीन की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए इनका डिमांड है डिराइव। एक एग्जांपल लेते हैं, टाटा नैनो। टाटा नैनो जो लखटकिया कार है, जो भारत की नहीं सिर्फ दुनिया की
सबसे सस्ती कार बनी थी एक समय, टाटा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, वो शुरू शुरू में डिमांड में था। अब टाटा का उसका जो प्लांट था, जिस फैक्ट्री में वो बनता था, गुजरात के सानंद में, अब गुजरात के सानंद में वो फैक्ट्री भी अब बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि टाटा नैनो जो कंज्यूमर खरीद रहा था, कुछ समय के बाद उसका डिमांड मार्केट में कम हो गया, लोगों ने टाटा नैनो को खरीदना बंद कर दिया। अब क्योंकि लोगों ने टाटा नैनो खरीदना बंद कर दिया, तो जिस फैक्ट्री में टाटा नैनो मैन्युफैक्चर हो रहा था, उस फैक्ट्री में अब उस मशीन की जरूरत थी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस मशीन से जो कार्स प्रोड्यूस हो रहे थे, उसका मार्केट में डिमांड खत्म हो गया, तो फैक्ट्री में जो मशीन्स थे उनका भी डिमांड खत्म हो गया। इसका मतलब जो मशीन्स है वो अपना डिमांड डिराइव करते हैं गुड्स से। अगर गुड्स का मार्केट में डिमांड होगा, तो वो गुड्स जिस फैक्ट्री में बन रही है, उस फैक्ट्री के मशीन्स का भी डिमांड होगा। अगर गुड्स का डिमांड मार्केट में खत्म हो गया, कंज्यूमर ने उसको खरीदना बंद कर दिया, तो फिर जो मशीन्स है उनका भी डिमांड खत्म हो जाएगा। इसलिए कैपिटल गुड्स का डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड, बिकॉज दे डिराइव देयर डिमांड फ्रॉम कंजम्पशन गुड्स। ठीक है। इसके बाद अलग अलग तरह के कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस। ड्यूरेबल मतलब ऐसे गुड्स जो आपने परचेज किया और वो लंबे समय तक, इट कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोबाइल्स। पर्टिकुलरली इसको हम लंबे समय तक 4 साल, 5 साल, 10 साल तक हम यूज करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल जनरली वो गुड्स जो लंबे समय तक हम यूज नहीं करते, जैसे फैशन, क्लोथ्स, क्रॉकरी, कप प्लेट। इंडियन सोसाइटी में जनरली तो ऐसा कहा जाता है कि कपड़े को हम पहनते जाते हैं लंबे समय तक, आज पिता पहन रहा है, कल उनका बेटा भी पहनता है। लेकिन जोक्स अपार्ट, नॉर्मली जो कपड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है, बच्चों की हाइट बढ़ती जाती है, कपड़ों को हम जनरली 1-2 साल तक पहनते हैं। ठीक है। अब उसको इंडियन सोसाइटी से कंपेयर मत करिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। जनरली अमेरिका में तो लोग 1 साल से ज्यादा कोई कपड़ा रिपीट ही नहीं करते। तो क्रॉकरी, कप प्लेट, क्लोथ्स, जनरली इनका डिमांड 1 से 2 साल तक रहता है, मतलब दीज आर यूज्ड फॉर अ लेस पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसके बाद इसका नया डिमांड आ जाता है। आपने कोई कपड़ा लिया, आजकल तो फैशन का बहुत, जेन जी में आपकी जो जनरेशन है उसमें फैशन का डिमांड बहुत ज्यादा है। कोई कपड़ा आपने परचेज किया, अभी वो डिमांड में, आपने बढ़िया पहना 6 महीना 1 साल, फिर आपने मम्मी को बोला, मम्मी पापा मुझे एक नया ड्रेस दिलाइए, ठीक है, नया टी शर्ट दिलाइए, नया जीन्स दिलाइए। तो फैशन एक ऐसा चीज है जो बहुत ही वॉलेटाइल है, जो लगातार चेंज होते रहता है। इसलिए फैशन रिलेटेड गुड्स का डिमांड कम समय के लिए होता है। कम समय का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इनका डिमांड कम है, मतलब इसको हम कम समय तक यूज करते हैं, सेमी ड्यूरेबल। उसके बाद नई चीज के लिए हम डिमांड करने लगते हैं। वैसे तो आजकल बच्चे जो जेंजी हैं वो तो फोन को भी लंबा नहीं चलाते। 1 साल चला एप्पल, अगले साल 15 है, मम्मी पापा मुझे ये फोन चाहिए। वैसे देखेंगे तो गड़बड़ है, वैसे मी को का डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। जनरली अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन देखें तो ड्यूरेबल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लंबे समय तक चलते हैं, सेमी ड्यूरेबल में कपड़े और क्रॉकरी 1 से 2 साल तक चलते हैं, कम समय तक। नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल का मतलब एक बार यूज किए खत्म हो गया, उसको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल। जैसे ब्रेड खाए खत्म हो गया, मिल्क पिए खत्म हो गया। तो नॉन ड्यूरेबल का मतलब वन टाइम यूज, एक बार यूज किए वो खत्म हो गया, उसको क्या कहेंगे? नॉन ड्यूरेबल। यानी जो फूड आइटम्स होते हैं वो किस में आ जाएंगे? नॉन ड्यूरेबल। मिल्क, ब्रेड एंड ऑल द अदर ईटरी आइटम्स, ये सब नॉन ड्यूरेबल है, एक बार खाए खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है। अब सर्विसेज, सर्विसेज गुड्स नहीं देते बल्कि आपको सर्विस देते हैं। जैसे टीचर, जैसे मैं टीचर हूं, बच्चों को एजुकेशन का सर्विस दे रहा हूं। एक लॉयर अपने क्लाइंट्स को जस्टिस का सर्विस देता है। एक होटल अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को हॉस्पिटैलिटी का सर्विस देता है। एक हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट का सर्विस देता है। मूवी थिएटर्स अपने मूवी गोअर्स को एंटरटेनमेंट का सर्विस देता है। तो ये सब किस में आ जाएगा? कंजम्पशन गुड्स। ठीक है। इसके बाद सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ध्यान रखिएगा,
ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स में क्या आएगा? कोल, वुड, फ्यूल। अब जैसे प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा कोल से। फ्यूल में क्या आएगा? पेट्रोल, डीजल, लकड़ी। ये एक बार यूज किए खत्म हो गया, इसको बार बार यूज नहीं कर सकते, तो ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, वन टाइम। और सारे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि एक ही बार यूज होके खत्म हो जाता है। लेकिन कैपिटल गुड्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, लाइक अ मशीनरी, AC, refrigerator, if they are purchased and it can be used again and again, then it can be termed as capital goods. एक मशीन जो फैक्ट्री में परचेज किया, कई सालों तक वो यूज होगा, तो वो किस में आ जाएगा? कैपिटल गुड्स। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में फर्क समझिए। कंज्यूमर गुड्स को हम डायरेक्ट यूज करते हैं, हमारे लिए ये डायरेक्ट एज अ कंज्यूमर हम इसको यूज कर रहे हैं। यानी एसी अगर मैं अपने घर के लिए ले रहा हूं तो वो किस में आ जाएगा? कंजम्पशन गुड्स, ठीक है, बिकॉज आई हैव अ डायरेक्ट डिमांड ऑन इट, तो मेरे लिए ये कंज्यूमर गुड है बिकॉज आई एम यूजिंग इट डायरेक्टली। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बट कैपिटल गुड्स में क्या आएगा? जो फैक्ट्रीज खरीदती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जो एज अ कंज्यूमर हम नहीं खरीदते, जो कौन खरीदता है? फैक्ट्री। यानी एसी जिस फैक्ट्री में, जिस मशीनरी में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो होगा कैपिटल गुड। मोबाइल कंज्यूमर गुड, लेकिन वो मोबाइल जिस फैक्ट्री में, जिस प्लांट में परचेज हो रहा है, जिस मशीन से परचेज हो रहा है, कैपिटल गुड्स। घड़ी कंज्यूमर गुड, पर ये घड़ी जिस फैक्ट्री में, जिस प्लांट में प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या है? कैपिटल गुड्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और प्रोडक्शन के लिए आपको लकड़ी, जनरेटर, जैसे लाइट चली गई है तो आपको जनरेटर में फ्यूल चाहिए होगा, पेट्रोल, डीजल, फैक्ट्री में काम चालू रखने के लिए। तो कोल, वुड, ये सब प्रोडक्शन में एज अ फ्यूल यूज होता है, लेकिन ये कैपिटल गुड्स नहीं है, बिकॉज एक बार यूज किए खत्म। हाँ, जो मशीन्स है वो कई समय तक यूज कर सकते हैं। तो जो मशीन्स है, जो फैक्ट्रीज है, जो प्लांट्स है, वो किस में आएगा? कैपिटल गुड्स। और ये सब प्रोड्यूसर गुड्स है, मैन्युफैक्चर में, मशीनों में फ्यूल, कोल, लकड़ी, ये सब लगता है, लेकिन इसको हम कैपिटल गुड यूज नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक बार यूज किए खत्म। कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल हम बार बार कर सकते। जनरेटर, मशीनरी, ऑल दीज आर कैपिटल गुड्स, बट दीज आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स दैट वी परचेज एज अ कंज्यूमर डायरेक्टली फ्रॉम द शॉप, एंड कैपिटल गुड्स दैट बिजनेसमैन परचेजेस टू प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, इसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? फिक्स एसेट्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक। इसका मतलब जो भी एसेट्स आपके फिक्स एसेट्स हैं, जो आपने बिजनेस में परचेज किया है, मशीनरी, फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, ऑल दीज फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग द अनसोल्ड स्टॉक। यानी कि साल के एंड में जो आपका माल नहीं बिका, इन दोनों को प्लस करके क्या मिलेगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार की फैक्ट्री है, तो उसके फैक्ट्री के अंदर जितनी भी मशीन्स है जिसमें कार प्रोड्यूस हो रहा है, वो लैंड जिसमें फैक्ट्री बिल्ड है, वो बिल्डिंग जिसमें फैक्ट्री चल रही है, वो सारी चीजें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आएंगी। और मान लीजिए कार कंपनी ने 100 कार मैन्युफैक्चर किए, उसमें 80 कार बिके और 20 कार सेल नहीं हुआ, तो जो 20 कार्स है वो किस में आ जाएगा? अनसोल्ड स्टॉक। तो बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ऑल दीज एसेट्स इंक्लूडिंग द स्टॉक विच इज अनसोल्ड, ये सब मिला के क्या आ जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को हमें माइनस करना पड़ेगा। ये डेप्रिसिएशन क्या है? ये आपने 11 में भी पढ़ा हुआ है। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू टाइम के साथ लगातार कम हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। जैसे कोई मशीन हमने 10 लाख में लिया, क्या एक साल बाद उसका वैल्यू 10 लाख ही होगा? नहीं, उसकी वैल्यू ग्रेजुअली थोड़ी सी कम हो जाएगी। मान लीजिए 9 लाख हो गई उस मशीन की वैल्यू, तो वो 1 लाख का क्या हो गया? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के अलग अलग रीजन है, देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा हुआ है। वैसे डेप्रीसिएशन के बच्चों 2 और नाम है, इसके आने वाले चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, और भी कई नाम है, कंजम्पशन कॉस्ट अलाउंस, लेकिन सबसे कॉमनली आपके इकोनॉमिक्स में ये 2 नाम यूज होने वाले डेप्रिसिएशन के लिए,
रिडक्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल किसे कहेंगे? वो सारी मशीनरी जो आपने प्रोडक्शन के लिए लाई है, लैंड, बिल्डिंग। लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं होता, है बात ध्यान रखिएगा। लैंड एकमात्र ऐसा एसेट है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता। बाकी जितने भी एसेट्स हैं, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, उन सब में डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन का कारण वेयर एंड टेयर। लगातार यूज करेंगे आप एक मशीन में, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लगातार उसको यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक क्रिकेटर ने बैट लिया, उस बैट से वो खेल रहा है, लगातार उसमें बॉल को हिट कर रहा है, तो बैट की जो पावर है धीरे धीरे 1 साल के बाद कम हो जाएगी, उसको नया बैट लेना पड़ेगा। तो मशीन्स भी ऐसे ही है, लगातार जब आप उसको यूज करते हैं तो उसमें वेयर एंड टेयर आ जाता है। मतलब टाइम के साथ जब आप उसको लगातार कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, उसकी काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। एक एसी आपने लिया, बिल्कुल ब्रांड न्यू एसी, पहले साल में जबरदस्त कूलिंग करेगा, दूसरे साल में थोड़ा तो असर पड़ेगा, तीसरे साल में और असर पड़ेगा। जैसे जैसे वो यूज होता जाएगा उसकी कूलिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो वेयर एंड टेयर लगातार यूज करने से उसकी वैल्यू कम होती है। पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है? टाइम की वजह से, अब वेदर इफेक्ट है, टाइम इफेक्ट है, आप भले उसको यूज ना भी करें, वेदर है, टाइम इफेक्ट है, टाइम के साथ हर मशीन पुराना होते जाता है, उसके काम करने का जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, मशीन में जंग लगता है, पुराना हो जाता है, रिपेयर उसमें करना पड़ता है। तो टाइम की वजह से भी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसका वैल्यू कम होता जाएगा। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीन, ऑब्सोलीन का मतलब जब मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी की वैल्यू अपने आप डाउन हो जाती है। जैसे एप्पल आईफोन्स, वो हर साल नया सीरीज लॉन्च करता है, एप्पल आईफोन 11, 12, 13। जैसे ही नया एप्पल आईफोन आता है उसका टेक्नोलॉजी पहले वाले से थोड़ा सा इनहेंस्ड होता है, एडवांस्ड होता है, पुराने वाले की वैल्यू गिर जाती है। मतलब मार्केट में अगर कोई नई चीज आती है तो पुरानी की वैल्यू गिर जाती है। जब कलर टीवी आया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का वैल्यू कम हो गया, एलसीडी आया, कलर टीवी का वैल्यू गिर गया। जैसे जैसे नए नए टीवी में टेक्नोलॉजी आ रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम होती जाती है। तो उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीन, और इन वजहों से डेप्रिसिएशन होता है। तो नेट ग्रॉस में से डेप को आपको माइनस करना पड़ेगा। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए ये एक मशीन है, इसकी वैल्यू 50,000 है, एक साल आपने अभी अभी इसको लिया, एक साल बाद इसकी वैल्यू 45,000 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी गिर गई? 5,000। तो जब आपने इसको लिया था तो इसकी जो वैल्यू थी 50,000, ये ग्रॉस था। एक साल बाद जब इसमें डेप लगा 5,000 का और इसकी वैल्यू गिर के 45,000 हो गई, तो 45,000 क्या हो गया? नेट। 50 माइनस 5, 45 आ गया आपका नेट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और डेप्रिसिएशन के दो अलग अलग नाम, इनके रीजंस भी आपको मैंने बता दी। लैंड में डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता बच्चों? क्योंकि लैंड एकमात्र ऐसा एसेट है जिसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? नई चीज आने से पुरानी की वैल्यू डाउन हो जाती है, या चीज जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो उसकी वैल्यू गिरने लगती है। जबकि लैंड में ऐसा नहीं है, लैंड जितनी पुरानी होती जाती है उसका वैल्यू उतना बढ़ते जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है बताइए? सबसे पहला रीजन, फोन्स नए बनेंगे, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी, नए फोन्स आएंगे, टेक्नोलॉजी और एडवांस होती चली जाएगी, इसलिए पुराने का वैल्यू कम होता जाएगा। लेकिन लैंड आप कहां प्रोड्यूस करेंगे? लैंड को आप क्या लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करेंगे? लैंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। उल्टा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, घर बन रहे हैं, लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो जा रहा है, लैंड कम होता चला जा रहा है। इसीलिए लैंड का वैल्यू जो है टाइम के साथ घटेगा नहीं बल्कि एप्रिशिएट होगा। बिकॉज आप नया लैंड नहीं ला सकते, आप मोबाइल नया ला सकते हैं, लैपटॉप नया ला सकते हैं, हर एसेट नया ला सकते हैं, लेकिन लैंड नहीं ला सकते। इसीलिए जैसे जैसे समय बीत रहा है लैंड का वैल्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं होता। आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।